अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग ई कैट और एम डी कैट की जो सीरीज़ है उसका एक और लेक्चर कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर हम लोग कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटेड टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर है ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की, और प्लस वो जो है ओबे करता है वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को। तो इसमें से अगर आप देखो तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो कंफर्म है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरीके से लेंथ, वॉल्यूम, ये भी स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी जो है, जो कि होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक्चुअली वही होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है वेलोसिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। नंबर टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी। तो अभी मैं समझा चुका हूँ, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है सो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। सिर्फ ये जो वर्क लिखा हुआ है, वर्क क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, और डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इस वजह से इसका सही आंसर है डी, वर्क। Number three, in contrast to the scalar quantities, a vector must have, स्केलर क्वांटिटीज के बरखिलाफ वेक्टर्स के पास क्या चीज़ होती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो वेक्टर्स के पास होती है वो स्केलर के पास नहीं होती। तो वो लेक्चर में क्लियरली मैंने समझाया था, वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है जो कि स्केलर क्वांटिटीज के पास नहीं होती। मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है, वेट कोई चीज़ नहीं है, वेट तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, और नन ऑफ अबव जो है बिल्कुल ही गलत होगा। नंबर फोर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, दो क्वांटिटीज के दरमियान का रेशियो है, स्केलर है वेक्टर है, या फिर दोनों है। डी में लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, स्केलर भी है वेक्टर भी है। देखो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दरअसल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको क्लियरली शो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। नंबर फाइव, the acceleration vector of for a particle in uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है वो उसके बारे में देखना है। ए, टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट के टेंजेंशियल होता है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, हाँ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट होती है एक्सेलरेशन, और वो जो एक्सेलरेशन होती है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स वेक्टर, फोर्स की डायरेक्शन में होती है, ये बात भी करेक्ट है क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ अप्लाई हो रही होती है तो डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होती है। तो इसका मतलब बी और सी दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखो जो फोर्स है वो भी सेंटर से अप्लाई हो रही होती है तो उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, ठीक है, जो कि बी के मुताबिक है, और फोर्स के सेम डायरेक्शन में, ये बात भी सही है। नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो वेक्टर्स को शो कर रहा है। तो पहले ए पार्ट को चेक करते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास। यहाँ पे जो मास आ रहा है दरअसल ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मास को मेजर करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। बी में लिखा हुआ है मास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो भाई डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तो दोनों चलो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट मास अगेन स्केलर क्वांटिटी है, तो बी भी गलत हो गया। सी पर आते हैं, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फोर्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों की दोनों जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वो भी डॉट प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर था का। और इसी तरीके से अब डी पर देख लेते हैं, यही सही आंसर होगा, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोमेंटम। तो ये तीनों के तीनों जो हैं इनका ताल्लुक है वेक्टर से। नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। ए, मैग्नेटिक फ्लक्स, और बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सी, ईएमएफ, और डी है बोथ ए एंड सी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है और वो दो क्वांटिटीज जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, ठीक है, तो कंफर्म है डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी है, ए स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। बी में आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कह सकते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सी जो है वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ए और सी दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। हमारे 7 का आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। 8, a unit vector of a vector a, एक वेक्टर a है उसका यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय
उसके यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर लेक्चर में समझाया भी था, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो जो है यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। और बाय डेफिनेशन किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें तो बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर, ये तो सही लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे चारों के चारों। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू वेक्टर है, गलत हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाय वेक्टर है, ये बात भी गलत है। सी, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही है कि किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराते हैं तो फिर आंसर आता है यूनिट वेक्टर। नंबर 9, अ वेक्टर इन स्पेस हैज, स्पेस के अंदर वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। याद रखो प्लेन में तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर मैं किसी पेपर के ऊपर बनाता हूँ, किसी भी प्लेन के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाता हूँ तो दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट होगा, वाई होगा। लेकिन स्पेस के अंदर यानी कि बाकी जो हमें नजर आ रहा है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहन में रखना है कि स्पेस में तीन कंपोनेंट्स होते हैं और प्लेन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे स्पेस का पूछा गया है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3 कंपोनेंट्स। 10, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन, अगर किसी भी वेक्टर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होता है उसकी डायरेक्शन पर। इज रिवर्स्ड, रिमेन अनचेंज्ड, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मे बी चेंज्ड और नॉट। अच्छा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हो या ना हो। ये बात मैं आपको बता दूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने पर, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, -1 से ही मल्टीप्लाई अगर होता है तो माइनस का वेक्टर ही हो जाएगा। माइनस के वेक्टर ए का मतलब वेक्टर्स में माइनस साइन शो करता है डायरेक्शन को, सो याद रखिए डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स। 11, a vector which can be changed by parallel display parallel to itself applied at any point is known as, एक ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस कर सकते हो पैरेलल टू इटसेल्फ, उसके पैरेलल, उस वेक्टर को कौन सा वेक्टर कहते हैं। तो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था मैंने, एक ऐसे वेक्टर को जिसको हम उसके पैरेलल कहीं पर भी बना सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो, उसे कहते हैं फ्री वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसे, जो कि आज़ाद वेक्टर होता है, जिसे हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस उसके पैरेलल उसको यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है। पैरेलल डिस्प्लेस कराने का मतलब है मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। नंबर 12, अ वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो 1 के, तो ऐसा वेक्टर कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन चाहे जो भी हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है 1 के। नंबर 13, the position vector of a point P is a vector that represents its position with respect to, अच्छा पोजीशन वेक्टर जो है वो किस चीज की पोजीशन को शो करता है, विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से शो करता है। किसी दूसरे वेक्टर के लिहाज से वेक्टर की पोजीशन को शो करता है, सेंटर ऑफ अर्थ के लिहाज से, एनी पॉइंट इन द स्पेस कर सकता है, या ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि पोजीशन वेक्टर की खास बात यह है कि वो किसी दूसरे वेक्टर की पोजीशन को शो करता है फ्रॉम द ओरिजिन, और उसकी प्रॉपर्टी भी यह है कि फ्री वेक्टर तो कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है बट पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सो राइट आंसर इज डी, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। 14, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हैज अ डायरेक्शन दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। तो भाई बात ये कि नेगेटिव वेक्टर की खास बात यह है कि उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बट उसकी डायरेक्शन होती है ऑपोजिट। यानी कि अगर मैं लिख देता हूँ एक वेक्टर बी और दूसरा लिखता हूँ माइनस वेक्टर बी, तो याद रखिए माइनस वेक्टर बी का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ दोनों की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। 15, the sum and difference of two vectors are equal in magnitude, the angle between the vectors is, तो क्या होगा उन वेक्टर्स के दरमियान का एंगल। तो देखो दो वेक्टर सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक है वेक्टर ए, ठीक है, ये आ गया वेक्टर ए फॉर एग्जांपल, और इसी तरीके से दूसरा वेक्टर आ गया यहाँ पर वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहा हूँ, क्लियरली नजर आ रहा है कि मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आ गया वो रिजल्टेंट आ गया यहाँ पर ये, ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। फिलहाल मैंने क्या करा है, फिलहाल मैंने वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करा है। अच्छा, अब गिवन ये है कि जो डिफरेंस है वो भी इसी के बराबर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है बट मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं ए माइनस बी करना चाहता हूँ तो ए माइनस बी के लिए वेक्टर ए तब भी ऐसे ही बनेगा,
लेकिन क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो माइनस करने का तरीकेकार ये होता है कि आप जो है वो क्या कर दें, आप इसी वेक्टर को, ये जो वेक्टर बी है, इसकी आप डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें। तो बी की डायरेक्शन को हमने ऑपोजिट कर दिया। अब अगर आप देखोगे ना, मैं रिजल्टेंट वेक्टर बनाऊंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अब अगर आप दोनों का मैग्नीट्यूड मेजर करोगे, यानी कि लेंथ मेजर करोगे, फॉर एग्जांपल अगर ये बराबर है 3 सेंटीमीटर के और ये बराबर है 4 सेंटीमीटर के, तो आप देखेंगे रिजल्टेंट आएगा 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर आप अभी बनाते हो वेक्टर ए 3 सेंटीमीटर का और वेक्टर बी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है अभी भी वो 4 सेंटीमीटर का, तो आप देखोगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर खुद बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। तो याद रखो, ऐसा मुमकिन सिर्फ और सिर्फ जब है जब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल बनता है 90 डिग्री। इसीलिए 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 90 डिग्रीज। Number 16. Two forces act together on an object. The magnitude of their resultant is least when the angle between the forces is. तो अगर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो उनके जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे कम आंसर कब आएगा, तो याद रखो वो सबसे कम आंसर आता है, अभी बहुत सारे एंगल्स हैं, 0 डिग्री पर तो मैक्सिमम आंसर आता है और 180 डिग्री पर यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में सबसे कम आंसर आता है, ठीक है। अगर आप दो वेक्टर्स हैं और आप उन दो वेक्टर्स को इस तरीके से कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्या करा, ये आ गया एक वेक्टर ए और फिर इसमें वेक्टर बी ऐड करना चाह रहा हूँ। वेक्टर बी फॉर एग्जांपल इससे छोटा है, तो अगर मैं देखूंगा तो मैं उसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर ये आ जाएगा वेक्टर बी। तो आप देखोगे जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे कम आएगा। याद रखो जो मैक्सिमम आंसर आता है रिजल्टेंट का वो आता है जब एंगल बनता है 0 डिग्री और मिनिमम आंसर आता है जब एंगल बनता है 180 डिग्री। और बाकी 45 पे तो मैंने आपको बता दिया है कि 45 डिग्री की प्रॉपर्टी है कि उनका जो सम होता है वही बराबर होता है डिफरेंस के। सो दैट्स वाई नंबर 16 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। 17. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे, आई और जे का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होता है। सो आई डॉट जे प्रॉपर्टी है, आई डॉट जे अगर हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी वेक्टर आई, ये आ गया वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे मालूम करना चाह रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में आपको याद दिला दूं, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी कि अगर कभी मालूम करना होता है ए डॉट बी तो हमेशा बराबर आता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान के एंगल का कॉस। तो आई क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे भी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कॉस एंगल आई का जे से बनने वाला एंगल, जो वेक्टर आई है उसका जे से एंगल कितना बनता है। याद रखो ये जो हमारे पास वेक्टर आई होता है वो होता है एक्स एक्सिस में और वेक्टर जे होता है वाई एक्सिस में। तो आई का जे से एंगल हमेशा बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा cos 90 तो cos 90 बराबर होता है 0 के, और इसी वजह से याद रखिए आई डॉट जे भी बराबर आता है 0 के। इसीलिए हमारे इस नंबर 17 का आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0। नंबर 18, स्केलर प्रोडक्ट ऑब्टेन्स व्हेन, स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से ऑब्टेन की जाती है। स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं, नो। स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, नो। टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ स्केलर, सही जवाब यही है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हम मल्टीप्लाई कराते हैं दो वेक्टर्स को और आंसर आता है स्केलर, जो कि लेक्चर में मैंने बार बार समझाया था। 19, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज 0। डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स, उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है, देन आइदर ऑफ द वेक्टर इज ऑब्टेन बाय एडिंग 2 और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा वो हम हासिल कर सकते हैं बाय एडिंग 2 और मोर 2 वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। तो याद रखो लाजमी तौर पर अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है और फिर भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उसमें से कोई ना कोई एक वेक्टर होगा नल वेक्टर। नंबर 20, द वेक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग 2 और मोर 2 वेक्टर्स, ये तो मैट्रिक की डेफिनेशन है, सिंपल सी। एक ऐसा वेक्टर जो कि ऑब्टेन होता है दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने से, उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। नंबर 21, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे, स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, और ए और बी दोनों को या नन ऑफ दीज। तो याद रखो स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को तो ओबे करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ है सिंपल सा ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को तो ओबे करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ओबे करता है वो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा था,
ए डॉट बी प्लस सी, इसको ओबे करता है। ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, कॉम्यूटेटिव लॉ। नंबर 22, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। याद रखो दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, लेकिन फिर भी डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है। तो अभी मैंने इसमें भी समझाया था कि डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो तब आता है जब एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो आपको पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा और कोई भी यूनिट वेक्टर एन जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि एंगल कंफर्म है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो एंगल 90 होगा। वही 90 अगर यहाँ पे पुट करेंगे, साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो साइन 90 बराबर होगा अगर 1 के, तो ए बी बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा ए बी के। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो हम एन नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए और बी लिखेंगे, तो सही आंसर आएगा डी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नंबर 23, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 0 बन रहा है, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 इधर। और सबसे पहले तो ऊपर ही देख लो, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब 90 डिग्री एंगल बनता है। और क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तब 0 होगा जब आप ये देख लो यहाँ पर ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब साइन का आंसर 0 आ जाए। और साइन का आंसर 0 कब आता है, याद रखो साइन 0 बराबर होता है 0 के। इसका मतलब सही आंसर होगा अगर दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 0 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बराबर 0 के। 24, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको समझाया था लेक्चर के अंदर कि आप जो है ना इस ट्राइंगल को बना लो तो बड़ी आसानी हो जाएगी। आई क्रॉस जे और इस तरीके से के और फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो याद रखो अगर एरो की डायरेक्शन में जा रहे होंगे, आंसर तो हमेशा तीसरा वेक्टर आता है, लेकिन अगर एरो की डायरेक्शन में होगा तो प्लस का, और अगर हम ऑपोजिट जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि के क्रॉस आई करना है, तो के क्रॉस आई का मतलब आंसर आएगा जे, और क्योंकि हम एरो की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं तो आंसर आएगा प्लस का जे। अगर आई क्रॉस के होता तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, आता तो जे, लेकिन वो माइनस का जे आता। तो सो याद रखिए के क्रॉस आई इज इक्वल टू प्लस का जे। सो प्लस का जे है हमारा ए ऑप्शन। 25, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और ए क्रॉस बी भी 0 के बराबर है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि या तो ए वेक्टर नल वेक्टर होगा या तो वेक्टर बी जो है वो नल वेक्टर होगा। अगर ए डॉट बी भी 0 के बराबर आ रहा है और ए क्रॉस बी भी 0 के बराबर आ रहा है तो दोनों में से कोई भी एक नल वेक्टर होगा तभी आ रहा है, वरना ए डॉट बी 0 आता है 90 डिग्री पर और ए क्रॉस बी 0 आता है 0 डिग्री पर। नंबर 26, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मालूम किया जाए, सम ऑफ एडजेसेंट साइड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के अंदर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस तरीके से, अगर हम कभी मालूम करते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी दरअसल और उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर लें तो वो हमेशा याद रखिए बराबर आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Number 27, number 27, if two vectors lie in xy plane then their cross product lie। अगर दो वेक्टर्स हैं x और y में lie कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ आएगा। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है वो यहाँ पर है x एक्सिस में और एक जो वेक्टर है वो है y एक्सिस में। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो आंसर याद रखिए हमेशा थर्ड एक्सिस में आएगा। थर्ड एक्सिस यानी कि इस तरीके से ऊपर की तरफ को आएगा। अब क्योंकि ड्रॉ तो कर नहीं सकते तो फिगर जब हम बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि ऐसे। अदरवाइज याद रखिए वो होगा कहाँ, वो इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होगा जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर जो बना है वो हो जाएगा एडजेसेंट प्लेन। Number 28, the magnitude of resultant of two forces of magnitude 6 Newton and 10 Newton cannot be। 6 न्यूटन और 10 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है इनके दरमियान का एंगल हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ इनमें से क्या मुमकिन ही नहीं है कि एंगल चाहे जो भी हो, इनमें से कोई एक ऐसा आंसर है जो आ नहीं सकता। तो देखो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ए प्लस बी का जो आंसर आता है हमेशा मैक्सिमम आता है, यानी कि दो वेक्टर्स को अगर उनके दरमियान का एंगल 0 है तो आंसर मैक्सिमम आता है।
और अगर एंगल 180 है तो आंसर मिनिमम आता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स गिवन है 6 और 10 न्यूटन, तो सबसे बड़ा आंसर आ सकता है 16 न्यूटन और सबसे छोटा आंसर आ सकता है 4 न्यूटन। और बाकी जो भी आंसर 16 और 4 के दरमियान में है वो करेक्ट है, और जो भी आंसर 16 से बड़ा या 4 से छोटा होगा तो वो आना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें 6 16 और 4 के दरमियान में है, 9 16 और 4 के दरमियान में है, 13 16 और 4 के दरमियान में है, लेकिन ये जो 2 न्यूटन है ये आंसर आना मुमकिन ही नहीं है 6 और 10 न्यूटन के वेक्टर्स के रिजल्टेंट के नतीजे में। 29 आई क्रॉस जे डॉट जे क्रॉस आई इज, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई अगर मालूम करें तो क्या आएगा, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक आई क्रॉस जे और इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका जे क्रॉस आई के साथ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक आई क्रॉस जे बराबर होता है के और जे क्रॉस आई बराबर होता है माइनस के के। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट मालूम किया जाए के डॉट के बराबर होता है 1 के, बट प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब सही आंसर होगा माइनस का 1 जो कि है हमारा पहला आंसर, यानी कि ए माइनस 1। 30 इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स देन के डॉट आई क्रॉस जे क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पे मालूम करना है के डॉट आई क्रॉस जे। ठीक है, तो आई क्रॉस जे बराबर होता है के और इसी तरीके से के डॉट के मालूम करेंगे तो के डॉट के बराबर होता है 1। सो इस मर्तबा जो सही आंसर है वो है बी 1 के बराबर। 31 two forces act together on an object, the magnitude of the resultant is minimum when the angle between them, समझा चुका हूं, मिनिमम आंसर तब आता है जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल बनता है 180 डिग्रीज। 32 फॉर विच एंगल ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, किस एंगल के लिए ऐसा पॉसिबल है, तो याद रखो वो एंगल है 45 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 45 डिग्रीज बनता है तो आप देखेंगे कि वो जो आंसर आएगा ए डॉट बी का और ए क्रॉस बी का वो सही आएगा। वजह क्या है, देखो वजह ये है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, और साइन और कॉस का सेम आंसर आना तभी पॉसिबल है जब एंगल बनता है 45 डिग्रीज। नंबर 33 अब पोलर वेक्टर इज वन विच, एक पोलर वेक्टर कौन सा होता है जो क्या करता है, गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन देता है, टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन, रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल इफेक्ट को, हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पोलर वेक्टर की खास बात यह है कि इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। 34 walking of a man is an example of, walking of a man is an example of resolution of vector, addition of vectors, subtraction of vectors और multiplication of vector। तो याद रखो walking of a man एक एग्जाम्पल है वेक्टर्स के ऐड होने की, क्योंकि बहुत सारे वेक्टर्स ऐड हो रहे होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नंबर 35 flying a bird, flying a bird is an example of कोलिनियर वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो याद रखो फ्लाइंग ऑफ बर्ड के अंदर फोर्स अप्लाई होती है और एयर के ऊपर, और फिर वो ड्रैग फोर्स की वजह से हवा नीचे जाती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है, बर्ड फ्लाई करता है, और ऐसी सूरत में सही आंसर होगा कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स।